क्यूरियोसिटी या तजस्सुस एक ऐसा इंसानी जज्बा है जो इंसान को लगाए रखता है और से और बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा की चाह में। यही क्यूरियोसिटी, यही तजस्सुस इंसान को अपने मकसद की तरफ भी ले जाता है, यही इंसान को उसके मज़हब के करीब या मज़हब से दूर भी ले जाता है, और यही तजस्सुस इंसान के लिए कभी राह रास्त भी बन सकता है या वो ज़िंदगी की पटरी से ज़रा ऑफलाइन भी हो जाता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ किताबी कीड़ा सीरीज़। आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो किताब है इसका नाम है जस्तजू का सफ़र बाय डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी। डॉक्टर ज़ीशान वैसे तो बाय प्रोफेशन या इनकी वजह शोहरत जो है ये है कि वो एक पाए के डेटा साइंटिस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में, बट आई फाउंड हिम ऑन द इंटरनेट। जब मैंने उनके लाइफ टॉपिक्स इन जनरल के बारे में पढ़ा, सो आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग, और देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक, और this video is about the review and what I learned from this book। जस्तजू का सफ़र एक फिक्शनल नावल है। वैसे तो मेरी नॉवेल्स के साथ कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, और अफसोस के साथ उर्दू किताबें भी बहुत कम पढ़ने का मौका मिला है। और नॉन फिक्शन किताबों का ये सिलसिला होता है कि वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है, तो आप उससे बहुत आसानी से सीख रहे होते हैं। लेकिन ये किताब जो कि एक फिक्शनल नावल है, जस्तजू का सफ़र, इट स्टिल टीचेज इट्स रीडर क्वाइट अ लॉट। ये अपने पढ़ने वाले को बहुत लेयर्स के अंदर बहुत कुछ सिखा सकती है। इस किताब के ज़रिए आपको वो बहुत सारे जवाबात मिल सकते हैं जिनके सवाल आप लिए घूम रहे हैं, प्लस इस किताब के ज़रिए आपको वो सवालात मिलते हैं जो कि रोज़मर्रा की भागदौड़ की बावजूद, हमारे सामने होने के बावजूद हमसे बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। तो किताब का प्रेमाइस ये है कि ये नावल एक कैरेक्टर है अब्दुल्ला, उसकी ज़िंदगी के ऊपर है। अब्दुल्ला जो है वो एक ऐसे गांव में पैदा होता है, ऐसे घर में पैदा होता है जहां ज़िंदगी मौत से भी बुरी है, और अब्दुल्ला जो है बहुत ज़हीन होता है, बहुत समझदार होता है, और अपनी जहानत और समझदारी की बिना पे वो बहुत सवालात करता है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और उसके यही सवालात और गुर्बत उसके साथ वही करती है जो कि आपके मेरे मुल्क में भी होता है। लान तान मिलती है, जलालत मिलती है, पिटाई मिलती है, और जवाब तो नहीं मिलता लेकिन नफ़रत बहुत ज़्यादा मिलती है। अब मुश्किल हालात में तालीम और पढ़ाई ही अब्दुल्ला को लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है, तो वो उसी की तरफ फोकस करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो जिस गांव में रहता है वहाँ पे ज़्यादा तालीम नहीं, पढ़ाई नहीं, वो जैसे तैसे करके जो भी कर रहा होता है, और इर्द गिर्द के लोग खुद कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं, गाँव के बड़ों के बच्चे खुद कामयाब नहीं हो पा रहे होते, तो उनको अपनी नाकामी से ज़्यादा इसकी कामयाबी पर बड़ा मसला होता है। तो वही होता है जो कि हमारे यहाँ भी यूजुअली हमने देखा है कि वही लान तान, वही तनकीद, वही पिटाई, एंड बस वो लगा रहता है, और उसको भी ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है। कुछ करते कराते, इधर धक्का उधर मार पिटाई, यहाँ पे सिफारिश, ये वो करके, कुछ भी करके ही अल्टीमेटली एंड्स अप, और वो एक कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट बनता है। अब अब्दुल्ला भी कामयाब होना चाहता है जैसे हम सारे कामयाब होना चाहते हैं। हमें भी बहुत सारी जो है ना सक्सेस की कुछ सो कॉल्ड डेफिनेशंस मिली हैं, हमें भी कामयाब होना है, तो हमने भी वही सोचा हुआ है कि कामयाब क्या होता है। अब्दुल्ला की ज़िंदगी भी ऐसी है, लेकिन मज़े की बात यह, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं थी, बहुत बेहतर ज़िंदगी नहीं थी, तो उसको सक्सेस या कामयाबी के लफ्ज़ का डेफिनेशन तक नहीं पता था। तो वो जो है वो जिस बंदे से मिलता, जो उसको समझदार लगता, जो उसको आलिम फाजिल लगता, वो हर एक उस बंदे से पूछता कि भाई मुझे बताओ कामयाबी क्या है, सक्सेस क्या है, सक्सेस किसको कहते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आम तौर पे लोग बताते हैं, कोई कहता है कि तेरे पास जब गाड़ी होगी तो तू कामयाब होगा, कोई कहता है अगर तेरी खूबसूरत बीवी होगी, तेरे खूबसूरत बच्चे होंगे तो कामयाब होगा, कोई कहता है तू 2 लाख रुपए महीना कमाएगा तो तू कामयाब होगा, कोई कहता है अगर तू MIT चला जाएगा तो तू कामयाब होगा। और अब्दुल्ला जो है वो भोला भाला समझदार सा बंदा, भोला भाला लेकिन समझदार सा बंदा जो है वो सारे गोल्स लिखता रहता है कि भाई मैंने जो अगर कामयाब होना है तो मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ी तनख्वाह चाहिए, मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए, और वो कोई जो है वो तकरीबन 200 के करीब गोल बनाता है और कहता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी में यही है, भाड़ में गई दुनिया तनकीद करने वाली, अब अब्दुल्ला सिर्फ यही काम करेगा। और यहाँ से वो एक मज़े की स्टोरी है, वो मज़े का सफ़र शुरू होता है। अच्छा, एक और पहलू इस कहानी का, इस स्टोरी का ये भी है कि अब्दुल्ला को जो है दुआएं मांगने का बहुत शौक होता है। जाहिर सी बात है, गरीब जो है वो कहा जाता है ना कि गरीब जो है ना खुदा के ज़्यादा करीब होते हैं, या उनके पास मांगने की लिस्ट बड़ी होती है। तो अब्दुल्ला को दुआएं मांगने का बहुत शौक होता है, वो बहुत दुआएं मांगता है।
आधी किताब जो है वो दुआओं पे मुश्तमिल है और दुआएं मांगने का तरीका बड़ा मज़ेदार है। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। खैर अब्दुल्ला लग जाता है उन सारी चीज़ों के ऊपर, उनको पूरा करने के अंदर, उन 200 गोल्स को पूरा करने के अंदर। और जैसे आपकी मेरी मसरूफ़ ज़िंदगी, उसकी भी ऐसी ज़िंदगी मसरूफ़ होती है। वो आगे बढ़ता है, कामयाब हो जाता है, अमेरिका चला जाता है, बीवी बच्चों वाला हो जाता है, पैसे कमा लेता है। एक दिन उसको याद आता है कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी और वो सारे गोल्स मुझे पूरे करने थे, मेरी एक टू डू लिस्ट थी। और वो सालों बाद जब वो लिस्ट निकाल के देखता है तो वो हर चीज़ पे टिक लगता जाता है कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, MIT पे पहुंच गए, पैसे भी बना लिए, बीवी बच्चे भी हो गए, सब हो गया। और वो सोचने पे मजबूर होता है कि यार जो कुछ मुझे ज़िंदगी में करना था, एवरीथिंग इज़ डन नाउ, हर चीज़ हो गई। और इंस्टेड ऑफ खुशी मिलने के वो एक अजीब फिक्र में, एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है कि जितना मैंने इन गोल्स को पूरा करने की तरफ खुशी को मंसूब किया था, उतनी खुशी तो मुझे मिली ही नहीं है, या उतना मज़ा तो मुझे ज़िंदगी में आया ही नहीं है। और वो दोबारा से अपनी जुस्तजू उसकी दोबारा से बढ़ जाती है, जो कि सालों पहले उसने दबाई थी कि ये 200 गोल्स ही मेरी जुस्तजू हैं। और नाउ द रियल जुस्तजू का सफ़र, द रियल जर्नी ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट्स। खैर कहानी तवील है, कहानी इंटरेस्टिंग है, और ये जुस्तजू का सफ़र डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू रीड इट। जो पढ़ने वाले लोग हैं मैं उनके लिए किताब ख़राब नहीं करूँगा, और जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ग्लिम्स छोड़ूंगा ताकि वो पढ़ने की तरफ जाएं। बट कमिंग टू दोज थिंग्स जो कि मुझे इस किताब से सीखने को मिली, या जिन बातों की तरफ मुझे सोचने का मौका मिला इस किताब की तरफ से। पहला तो ये कि वैसे तो ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन इस कहानी में जो हमारे मुल्क में एक रवैया बताया गया है मेरिट की तरफ, तालीम की तरफ, हार्डवर्क की तरफ, या लोगों का आम तौर पे बिला वजह का लोगों को पीछे करने की तरफ, लेग पुलिंग की तरफ, वो वैसे तो फिक्शनल है, लेकिन हमारे मुल्क में भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा आम रोज़मर्रा में हम देख रहे होते हैं। चाहे आप काम करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर ही क्यों ना जाना पड़े, हमारे मुल्क में इन चीज़ों का रवैया बहुत बुरा है। और कंपेरेटिवली वेस्ट के अंदर, हालांकि वेस्ट भी कोई दूध का धुला नहीं, वेस्ट में सब कुछ 100% नहीं है, और इखलाकियात या मजहबी डिफरेंसेस को अगर साइड में रखें तो कंपेरेटिवली मेरिट, टैलेंट, हार्डवर्क को बहुत ज़्यादा, या कह लें कि हमारे मुल्क से बेहतर ट्रीट किया जाता है। वहाँ ज़्यादा बेहतर मौके मिलते हैं, और वहाँ बहुत सारी गैर मतलब की चीज़ों की बिना पर जो है ना हमारी प्रोग्रेस डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये इस किताब के एक फिक्शनल कैरेक्टर का भी हिस्सा रही, और ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, और कितना टैलेंट इसी वजह से मुल्क में नहीं टिकता और वो फिर बाहर चला जाता है। दूसरा है ये जो हमारे गोल्स हैं, हम अल्टीमेटली जो है ना वो हम सारे के सारे कुछ अल्टीमेट गोल सेट कर लेते हैं। रुक के सोचने की ज़रूरत है, ये गोल्स बनाए किसने, ये गोल्स हमें दिए किसने, और किसने कहा कि ये अचीव होगा तो ही तुम सक्सेसफुल हो, और अगर ये अचीव नहीं होगा तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि कम कमाते हैं, छोटे घर में रहते हैं, लेकिन दिली तौर पे बहुत सुकून में हैं, फैमिली के साथ हैं, खुश हैं। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन कोस रहे हैं अपनी ज़िंदगियों को। सुबह उठते हैं तो काम पे जाना नहीं चाहते, हालांकि उस काम से लाखों करोड़ों कमाते हैं। सो इट्स अ गुड, दिस बुक इज़ अ गुड रिफ्लेक्शन, इज़ अ गुड ब्रेक to stop and think कि what exactly is success to you and what should be the goals to follow that success, और ultimately क्या उससे peace और happiness यानी खुशी और सुकून मिलता भी है या नहीं। तीसरा, और ये पॉइंट जो है थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स रिलीजन, और रिलीजन के बात करने में लोग बड़ा घबराते हैं या लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बात को ज़रा समझा सकूँ। समझने की ज़रूरत ये है कि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, और हमें रिलीजन जो है ज़्यादातर लोगों को विरासत में मिला है। 3, 4, 2, 3 जितनी भी जनरेशन्स पहले हमारे आबा अजदाद कन्वर्ट हुए थे, या साल से हम इस रिलीजन का पार्ट हैं। तो हमें रिलीजन जो है वो विरासत में मिला है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। अब होता ये कि बहुत मर्तबा हम अपनी कल्चर को और अपने रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। कुछ चीज़ें जो कि इलाकाई हैं, जो कि कल्चर का पार्ट है, उसको हम जो है रिलीजन से मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे शलवार कमीज़ एशिया, और एशिया में भी पर्टिकुलरली महाजिर या पाकिस्तानियों का जो है वो ड्रेस है। लेकिन अक्सर औकात आप इंटीरियर चले जाएं तो आप देखेंगे जो लोग शलवार कुर्ता नहीं पहनते या पैंट शर्ट पहनते हैं, उनको जो है ना वो विलायती बोलते हैं, उनको बाहर का बोलते हैं, उनको कुछ जगहों पे तो इतना बुरा हाल है कि उनको काफिर भी बोला जाता है। तो जुस्तजू के सफ़र में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग
इसमें एक वाक़या है कि जब जो है, क्योंकि अब्दुल्ला बाहर मुल्क रहता है लेकिन होता बहुत पक्का मुसलमान है, लेकिन चूँकि उसने पैंट शर्ट पहना होता है तो वो जो है ना, लोग उसको काफिर समझते हैं, उसके गाँव वाले, कि भाई ये तो तू काफिर हो गया है, तू गलत जगह निकल गया है। ये एक वाक़या है इस किताब में। लेकिन हम अभी भी बहुत सारी अपनी प्रैक्टिसेस को देखें जो कि शायद हमारे जब कल्चर में नहीं है तो हमने सोच लिया रिलीजन में नहीं है, और चूंकि हमें रिलीजन जो पता है हमें लगता है वो अल्टीमेट है, सो हम बहुत सारे लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन में डाल देते हैं। तो इट्स अ गुड पॉइंट टू थिंक कि क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है। अनदर पॉइंट फ्रॉम दिस बुक इज़ मुल्क और कौम की खिदमत। जब भी मुल्क और कौम की खिदमत की बात हम करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि गरीबों को खाना खिला देंगे या लोगों को बेसिक लो पे वाली जॉब दिला देंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छे फेल हैं, लेकिन इससे ये कोई स्केलेबल नहीं है या आप लोगों के हालात मौजूदा दुनिया की तेज़ रफ्तारी के मुताबिक बेहतर नहीं कर पा रहे। इस किताब में चूँकि अब्दुल्ला एक डेटा साइंटिस्ट होता है, तो जब वो थोड़ा सा अपने सेंसेस में आता है और जब उसको एक बेहतर डायरेक्शन मिलती है तो वो कहता है यार ये खाना वाना तो लोग खिला ही रहे ना, मेरा काम अब यह है कि मैं इस दुनिया के लिए जो है ना पाकिस्तान में बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट की एक फ़ौज बनाऊंगा जो कि पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे और ख़ुद के लिए भी पैसा कमाएंगे, मुल्क के लिए भी पैसा कमाएंगे। एंड दैट्स हाउ ही थॉट या ही थिंक्स कि वो जो है ना अपनी कौम और अपने लोगों के हालात बदलेगा। सो अ गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट आई लर्न कि आप अपनी डोमेन और अपनी फील्ड में ही अगर और एक्सपर्ट्स पैदा करेंगे तो भी आप मुल्क और कौम का भला ही कर रहे हैं, और ये एक बेहतर और डिफरेंट तरीका हो सकता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन इज़ द दुआ। अब्दुल्ला ने इस पूरी किताब में, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि उसको दुआएं मांगने का बहुत शौक़ होता है। पूरी किताब में जगह जगह आपको मुख्तलिफ दुआएं, जो कि शायद आम तौर पर हमें लगे यार ऐसे भी कौन दुआ मांगता है, वो हर जगह दुआ मांगता रहा। जहाँ वो गिरा इन दुआओं ने उसको पुरज़म रखा, जहाँ वो ऊपर गया इन दुआओं ने उसको ग्राउंडेड रखा। इन शॉर्ट दुआओं की इम्पोर्टेंस, अगर आप किसी दूसरे मज़हब में भी हैं तो आप अपने जिसको आप रब मानते हैं, जिसको आप खुदा मांगते हैं, उससे मांगते रहना, उससे कनेक्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो दैट। इस किताब में उसने इतनी मुख्तलिफ अंदाज में दुआएं मांगी, इतना अनफिल्टर्ड, ना अल्फाज का चुनाव, ना लय, ना एक्सेंट, ना फ़्लो, बस जैसे एक इंसान बुरे हाल में जिसको वो अपना सब कुछ मानता है उससे कैसे मांगना चाहिए वैसा मांगना अब्दुल्ला फ्रॉम जस्तुजू का सफ़र ने मुझे सिखाया। एंड आई थिंक दैट इज़ द तरीका जो कि आपका कनेक्शन बनाता है, जो कि आपको अपने रब के करीब लाता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक के राब्ता होना चाहिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लर्नड। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ीशान साहब फॉर राइटिंग दिस टू मेक अस लर्न दिस। That's it from this video। किताब में बहुत सारी चीज़ें थी। I tried to summarize जितनी मैं कर सकता था इस छोटी सी वीडियो के अंदर। If you are still around, do let me know what do you think in the comments। And if you are still interested to buy this book and read this book, I'll leave the link in the description, so जाके आप खरीद सकते हैं। That's it। Thank you very much।